में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पुली ब्लॉक सिस्टम की और हमने एक्सेलरेशन और टेंशन निकाला था। आज के इस वीडियो में आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा कि कैसे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम को आसान बनाना है। तो शुरू करते हैं बच्चों। मान लीजिए कि ये हमारे पास पुली है, एडवर्ड मशीन। आपको पता है एडवर्ड मशीन क्या होती है ना? एक पुली होती है, मासलेस, फ्रिक्शनलेस, और दो ब्लॉक कनेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमने यहाँ पर डिफरेंट सिस्टम दिए हुए हैं आपको, और आपको हम निकाल के बताएंगे एक्सेलरेशन और टेंशन शॉर्ट मेथड से। ठीक है बच्चों, बने रहिए वीडियो में। धीरे धीरे लेवल ऊपर लेके जाना है आप लोगों का। चलिए, सबसे पहले सबसे सिंपल केस लेते हैं। सबसे सिंपल केस, यहां पर हमें पता है कि एक पुली है, ब्लॉक M1 M2। मैं मान के चलता हूं कि M2 इज मोर देन M1। M2 इज मोर देन M1। यहां मास 2 बड़ा है मास 1 से। क्लियर? ध्यान से देखना। हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ, इफ द मास ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट आई कैन राइट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कौन सा फोर्स बच्चों? एक्सटर्नल फोर्स। नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम क्या आपको एक्सेलरेशन देता है? बस यही प्रिंसिपल को हम वहां से यहां लेके आएंगे और चीजों को आसान बना देंगे। ध्यान से देखना। हमें पता है कि इसके ऊपर अगर मैं फोर्सेस निकालूं, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग? 2 फोर्सेस। कौन कौन से? एक लग रहा है टेंशन, एक लग रहा है mg। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं इसके ऊपर फोर्सेस बात करूं तो इसके ऊपर भी 2 है। कौन था? एक टेंशन ऊपर, एक mg नीचे। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं ध्यान से सुनना बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं इसको सिस्टम मान लूं, ध्यान से देखो, ध्यान से। अगर मैंने इसको सिस्टम मान लिया तो अब क्या मेरे टेंशन इंटरनल फोर्स बन गए? बोलो। अगर मैंने टेंशन मेरे इंटरनल फोर्स बन गए कब? जब मैंने सिस्टम मान लिया इसको, पुली ब्लॉक को मैंने क्या मान लिया? सिस्टम मान लिया। अब एक्सटर्नल फोर्स कौन सा बचा? एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास 2 बचे हैं। पर ध्यान से देखो, ये बचा mg, ग्रेविटी एक्सटर्नल है, ठीक बात। और यहां पे m2g। 2 फोर्स बचे, दोनों नीचे लग रहे हैं। मतलब जो ग्रेविटी है, जो मैंने अर्थ को सिस्टम में नहीं माना है ना, अर्थ सिस्टम के बाहर है। जो ग्रेविटी है वो दोनों ब्लॉक को नीचे खींची, लेकिन क्योंकि इसका मास ज्यादा है तो इसके ऊपर नेट फोर्स नीचे लगेगा। ये जाएगा नीचे और ये जाएगा ऊपर। इसके ऊपर नेट फोर्स ऊपर लगेगा। ये चीज क्लियर है आपको? बहुत बढ़िया। अब अगर इसका एक्सेलरेशन निकालना है तो किसी भी एक बॉडी पे फोर्स ट्रांसफर कर दो। यूजुअली जिस पे ज्यादा फोर्स लगने वाला है हम उसी पे ट्रांसफर करते हैं। ध्यान से, कैसे ट्रांसफर करते हैं? ट्रांसफर करने के लिए हमें पता है कि ये mg नीचे लग रहा है। मतलब ये यहां पे क्या ऊपर लग लेता है? समझ गए? ये वाला फोर्स जब मैं यहां ट्रांसफर करूंगा तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो बॉडी है m2 बॉडी, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है ऊपर m1g और एक फोर्स लग रहा है नीचे m2g। यही तो मेरे एक्सटर्नल फोर्सेस है। अब शॉर्टकट फॉर्मूला बोलता है कि नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। ध्यान से सुनो बच्चों, नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम विल गिव यू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ध्यान से देखो। सो एक्सेलरेशन निकला नेट अनबैलेंस्ड फोर्स कितना है? आपको पता है कि m2g बड़ा है और m1g छोटा है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स कितना होगा? अनबैलेंस्ड फोर्स इज m2g माइनस m1g डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। टोटल मास कितना हो गया? m1 प्लस m2। अगर आप ध्यान से देखोगे इस रिजल्ट को पुराने रिजल्ट से मैच करोगे जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, क्या वो यही था? m2 माइनस m1 इंटू g अपॉन m1 प्लस m2।
तो चीजों को बेसिकली हम आसान बना देंगे हम अप्रोच को चेंज करके। अप्रोच को चेंज करने को आपको क्या करना है, इसको पूरे को मानना है सिस्टम, फिर लगाना है नेट अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम लेना है, ध्यान दो। एक दो इलस्ट्रेशन और लूंगा, आपको और कंसेप्चुअल करा दिए। यहां पर देखते हैं, मान लीजिए सेकंड ब्लॉक, ये सेकंड ब्लॉक है, ये एक टेबल पे ऊपर रखा हुआ है, ठीक। अब टेबल इस पुली से कनेक्टेड है, टेबल पुली से कनेक्टेड है, ध्यान से। अब इसके ऊपर फोर्स निकालता हूं, ध्यान से, ध्यान से। इसके ऊपर फोर्स एक तो लगेगा नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, राइट। बट इस बॉडी का एक्सेलरेशन कहां होगा, ये बॉडी मूव करेगी यहां पर, ये बॉडी मूव करेगी यहां पर। इसका मतलब अगर मैं इसको सिस्टम मानता हूं, किसको, हाँ दोनों ब्लॉक पुली को सिस्टम मान लूं, तो क्या टेंशन में इंटरनल फोर्स बन गए, टेंशन इंटरनल फोर्स है, ध्यान से। क्या ये mg और क्या ये बैलेंस होगा, क्या ये बैलेंस होगा दोनों। इसका मतलब वो वाला जो ब्लॉक है वो वाई डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक। और एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर लग नहीं रहा है। अब ध्यान से इधर देखते हैं, यहां पर अगर मैं बात करूं बॉडी की, तो इसको ग्रेविटी खींच रही होगी m2g, यही तो मेरे पर नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स है बच्चों, है ना। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, शॉर्टकट फार्मूला है, ठीक है, शॉर्टकट फार्मूला, तो आप हर जगह लॉजिक मत ढूंढना। तो यहां पर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, सिर्फ m2g, अनबैलेंस्ड फोर्स। सो अनबैलेंस्ड फोर्स मेरा आ गया m2g, एक ही फोर्स अनबैलेंस है, डिवाइडेड बाय टोटल मास, सिर्फ m2 नहीं, डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना आ गया, m1 प्लस m2, टोटल मास, नेट अनबैलेंस्ड फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, ठीक है बच्चों, याद रखना। अनबैलेंस्ड फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, डिवाइडेड बाय टोटल मास, दिस विल गिव यू द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अब एक चीज आपको पता पड़ गई, अगर इसका एक्सेलरेशन a नीचे है तो इसका एक्सेलरेशन a टुवर्ड्स राइट होगा, क्लियर। चलो अब देखते हैं एक और प्रॉब्लम। यहां पर हमें तीन ब्लॉक के बने, m1, m2 और m3, m1, m2 और m3। फिर से वही कहानी बेटा, रिश्ता वही, सोच नहीं, रिश्ता वही, बस सोच नहीं। आपको नई सोच से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और मजे आएंगे आपको, ध्यान से देखो। फिर से हम मानेंगे इसको सिस्टम, इसको मानना सिस्टम, मतलब जितने भी टेंशन से, देखो स्ट्रिंग अलग है, यहां से यहां तक स्ट्रिंग अलग है, यहां से यहां तक स्ट्रिंग अलग है, मतलब टेंशन अलग अलग है। यहां पे T1 T2 मानना पड़ेगा, ठीक। चल मैं मान लेता हूं m2 बड़ा है m1 से, m2 बड़ा है m1 से। हमें पता है कि एक्सटर्नल फोर्स की बात करूं, अगर एक्सटर्नल फोर्स की बात करूं तो ये नॉर्मल और mg के वापस बैलेंस हो जाएंगे, ये बैलेंस हो जाएंगे, मतलब इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। टेंशन लगेगा वो हमने इंटरनल मान लिया। अब ध्यान से यहां पर m2g नीचे लगेगा और यहां पर m1g नीचे लगेगा, करेक्ट। अब इस बॉडी को, इस फोर्स को वहां ट्रांसफर कर लो। जैसे ही आप इस फोर्स को वहां ट्रांसफर करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि जो नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स है, ध्यान से सुनो, नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स है, क्या वो m2g माइनस m1g, m2g माइनस m1g। क्या बच्चों क्लियर? अब देखो डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये प्लस ये छोड़ मत देना इसको, बच्चे गलती करते हैं इस मास को छोड़ देते, पुलिस का क्या काम नहीं। फिर से बता रहा हूं, शॉर्टकट मेथड है, दिमाग नहीं लगाना है। डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, सिंपल तरीके से हमने एक्सेलरेशन इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, एक्सेल का निकाल लिया। नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, क्लियर। अब देखो मान लीजिए अगर आपको टेंशन निकालना हो तो यहां पर टेंशन T होगा, यहां पर टेंशन T होगा, दोनों जगह टेंशन T होगा, करेक्ट। अब किसी भी एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इसका बनाना मान लो तो ये जाएगा एक्सेलरेशन ऊपर, टेंशन ऊपर, mg नीचे, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेट फोर्स बाय मास, लगा सकते हो।
सिमिलरली अगर आपको इसमें टेंशन निकालना है तो टेंशन यहाँ टी, सेम टेंशन। अब किसी भी एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, अगर मैंने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो m1 इनटू a इक्वल टू टेंशन। सिमिलरली अगर इसका टेंशन निकालना है तो ये हो जाएगा बेसिकली t1 और ये हो जाएगा t2, ये हो जाएगा t1 और ये हो जाएगा t2। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, t2 ऊपर m2g नीचे और एक्सेलरेशन नीचे, सो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेट फोर्स बाय मास। सिमिलरली आप इसके लिए भी निकाल सकते हैं, तो यहां से t1 की वैल्यू निकलेगी। क्या क्लियर? ठीक। अच्छा, अब बढ़ाते हैं थोड़ा सा लेवल। तो चलिए बच्चों देखते हैं कुछ अलग और अच्छे लेवल के प्रॉब्लम। मान लीजिए यहां पे एक फिक्स्ड वेज है, मान लीजिए एक फिक्स्ड वेज है और यहां पर ब्लॉक कनेक्टेड है M1 और M2 थ्रू अ स्ट्रिंग। क्लियर? चलो, हमें पता है कि अगर कोई ब्लॉक किसी थीटा एंगल वाला वेज पे प्लेस्ड होता है, ठीक है। लास्ट सेशन में हमने बात की थी ये वाली क्या, कि इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगता है, ऐसा एक फोर्स लगता है mg, करेक्ट। फिर mg को रिजॉल्व करते हैं हम, एक कंपोनेंट होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक होता है अलोंग द प्लेन। अलोंग द प्लेन कितना होता है बच्चों? mg sin थीटा। याद है? नहीं याद है तो वो प्रीवियस वीडियो देख लो एक बार, ये होता है mg cos थीटा, करेक्ट। इसका मतलब जो नॉर्मल और mg cos थीटा, तो ये तो बैलेंस होता है। अनबैलेंस्ड फोर्स कौन सा बचा? mg sin थीटा डाउन द प्लेन। किस समझ में? जो अनबैलेंस्ड फोर्स है वही एक्सेलरेशन क्रिएट करता है, बच्चों। चलो अब देखना ध्यान से, तो वापस से मैं इसको सिस्टम मान लेता हूं। पूरे को क्या मान लेता हूं? सिस्टम मान लेता हूं। मेरे को तो शॉर्ट ट्रिक निकालना है, मेरे को तो एक्सेलरेशन निकालना है, मेरे को तो आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहां पे लगा m2g, यहां पे लगा m2g और यहां पे लगा m1g sin थीटा, m1g sin थीटा। क्या क्लियर है बच्चों? जो अनबैलेंस्ड फोर्स है वो डाउन द प्लेन ही तो लगेगा, अच्छा। अब फोर्सेस को एक बॉडी के ऊपर कोई सी भी ट्रांसफर कर लो। देखो, आप चाहो तो m2g को बड़ा मान सकते हो, आप चाहो तो m1g sin थीटा को बड़ा मान सकते हो। देखिए, मान लीजिए आपने इसको बड़ा माना और आंसर पॉजिटिव आ गया, मींस व्हाटएवर यू हैव अज्यूम्ड इज करेक्ट। मान लीजिए आपने इसको बड़ा माना और आंसर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब व्हाटएवर यू हैव अज्यूम्ड इज रॉन्ग। सिंपल सी बात है, ठीक। तो किसी को भी बड़ा छोटा मान सकते हैं अगर डेटा गिवन नहीं हो तो। हम मान लेते हैं कि ये वाला बड़ा है, अज्यूम कर लो, ठीक है। तो ये वाला जो फोर्स है आपका m1g sin थीटा, क्या इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा? ये ट्रांसफर हो गया, मतलब पहली वाली बॉडी के ऊपर फोर्स लगा m1g sin थीटा ऊपर, ठीक। अब नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स बच्चों, नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होगा? ये होगा मेरा एक्सेलरेशन इक्वल्स टू m2g माइनस m1g sin थीटा डिवाइडेड बाय फिर टोटल मास ऑफ द सिस्टम। हाँ, ये जगह m1 प्लस m2। खूब डायरेक्ट बच्चों, डायरेक्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए आपको। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते। मान लीजिए ये एक वेज है, ट्रायंगुलर वेज फिक्स्ड है, हम सारी वेज फिक्स्ड मानते हैं, मूवेबल बाद में मानेंगे, अभी इजी प्रॉब्लम फिक्स्ड वेज। एंगल बन रहा है θ1 θ2, मास से m1 m2, करेक्ट। चलिए, हमें पता है ग्रेविटी तो नीचे लग रही है, लेकिन जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस है क्या वो अलोंग द इंक्लाइन होते हैं। इसका मतलब डायरेक्ट लिखाऊंगा, डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट करने सीधा ये हो जाएगा अनबैलेंस्ड फोर्स कितना हुआ m1g sin θ1, m1g sin θ1। सिमिलरली यहां पे अनबैलेंस्ड फोर्स कितना होगा m2g sin θ2। ये समझ आ रहा है बच्चों? ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस है। टेंशन क्यों नहीं लिया? क्योंकि टेंशन मैंने सिस्टम के अंदर मान लिया, इंटरनल फोर्स बना दिया मैंने। अब किसी भी एक जगह शिफ्ट कर लो, फोर्सेस को। तो मेरा फोर्स मैंने पहले यहाँ पे m2 पे शिफ्ट किए थे, अब m1 पे कर ले रहा हूं। मैं मान लेता हूं कि ओवरऑल सिस्टम नीचे स्लाइड कर रहा होगा, तो मैंने मान लिया कि ये एक्सेलरेशन नीचे a है, ये एक्सेलरेशन ऊपर होगा a।
ठीक बात। चलो कॉमन सेंस कंस्ट्रेंट रिलेशन अब देखिए, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेट अनबैलेंस्ड फोर्स m1g sin थीटा 1 माइनस m2g sin थीटा 2 डिवाइडेड बाय, क्या डिवाइडेड बाय टोटल मास लेना पड़ता है। हाँ, तो टोटल मास होगा m1 प्लस m2 मेरा आंसर आ गया डायरेक्ट रिजल्ट खुबाच। अगर आपको टेंशन चाहिए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहां पे मान लो टी, यहां पे भी होगा टी। नाउ किसी भी एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेट फोर्स बाय मास। एक बार ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं एक बार लिख के बताता हूं आपको लिखना है कैसे है इक्वेशन। ध्यान देना बच्चों, एक्सेलरेशन लिखा है तो नेट फोर्स भी इधर होगा। ध्यान से देखो, ये हो जाएगा m1g sin थीटा 1 माइनस टी नेट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डिवाइडेड बाय मास। सिर्फ इसका मास, सिंपल। ठीक है, अब एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां से पुट कर देना, आपका टेंशन कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, एकदम खोपाच क्लियर। चलिए तो आइए बच्चों शुरू करते हैं एक बढ़िया कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ एपरेंट वेट। अब बच्चों ये एपरेंट वेट होता क्या है? एपरेंट मतलब फॉल्स वेट। ठीक, उसको समझने के पहले हमें समझना होगा वेट होता क्या है और वेट निकालते कैसे हैं। क्लियर? चलिए दोस्तों, अगर मैं आपसे कॉमन एग्जांपल पूछूं कि आपका वेट कितना है तो आप क्या बोलते हैं? आप बोलेंगे 40 केजी, 50 केजी। मैं अपना बताऊंगा 90 केजी, 90 केजी, राइट। तो उससे आपने क्या बताया एक्चुअली में? वेट इज नथिंग, इट इज फोर्स, m into g, दिस इज कॉल्ड एज वेट। m into g इज कॉल्ड एज वेट। हमेशा याद रखना बच्चों, जो वेट होता है वेट वो होता है m into g, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन जब मैंने आपसे पूछा तो आपने क्या बोला मेरे को? 40 केजी, 50 केजी। मैं तो आपसे वेट पूछ रहा हूं और आप मुझे मास बता रहे हो। ये चीज समझ में आती है आपको? मास के यूनिट्स होते हैं केजी, वेट के यूनिट्स तो न्यूटन होते हैं। अच्छा, मतलब अभी तक बचपन से लेके जो हम सीखते आए हैं, जो पढ़ते आए हैं, वो सब गलत है। वेट, हम किसी से वेट पूछे वो हमेशा केजी में बताता है, या हम वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं तब भी हमें वेट कितना दिखता है उतना ही हम केजी में ही निकालते हैं। ठीक बात है, इसका मतलब कहीं लोचा है, समझते हैं इसको। ध्यान से देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरा मास 90 केजी है। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, मास 90 केजी। मास ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन केजी। मास कितना है? 90 केजी। बहुत बढ़िया। इसका मतलब मेरा वेट कितना होगा? वेट होगा mg, m into g, दैट इज 90। ध्यान देखना, 90 इंटू 10, 9.8 को अप्रोक्सीमेटली 10 लिख दूं, मतलब मेरा जो वेट है वो है 900 न्यूटन। 900 न्यूटन दोस्तों, 900 न्यूटन का वेट लगा रहा हूं मैं। इतना फोर्स मैं अर्थ के ऊपर लगा रहा हूं, अर्थ मुझ पे लगा रही है, मैं अर्थ पे लगा रहा हूं, अर्थ मुझ पे लगा रही है। ठीक बात है, बहुत बढ़िया। अब लेकिन हम जो यूज करते हैं वो न्यूटन तो यूज नहीं करते हैं, हम तो केजी में आंसर देते हैं। बेसिकली आपको याद रखना होगा बच्चों, यहां पर जो वेट का, या मैं ऐसा बोलूं जो फोर्स का एक और यूनिट होता है, दैट इज कॉल्ड एज केजीएफ, किलोग्राम फोर्स। बच्चों ध्यान से देखना, ये वेट होता है, वेट को हम 90 इंटू जी भी बोलते हैं, 90 इंटू जी इंटू न्यूटन, राइट। और इस जी इंटू न्यूटन को हम लिखते हैं 90 किलोग्राम फोर्स, केजीएफ। तो बेसिकली अगर आपको फिजिक्स आती है और कोई आपसे वेट पूछे कि आपका वेट कितना है, तो कभी भी केजी मत बोलना, हमेशा बोलना केजीएफ। 40 केजीएफ किलोग्राम फोर्स। या अगर कोई मूर्ख से बात कर रहे हो आप तो केजी बोलो और एफ धीरे से बोलो, पता ही नहीं चले सामने वाले को कि आपने करेक्ट यूनिट भी बोल दी, उसका काम भी हो गया और आपका काम भी हो गया। आया समझ में? आपका वेट
40 kgf किलोग्राम फोर्स। मास पूछता मैं तो मास ऑफ 40 बोल सकते थे, मास पूछता तो मास 40 बोल सकते थे। ठीक है, चलिए तो आपको एक चीज समझ में आई होगी कि डिफरेंस बिटवीन वेट और फोर्स क्या होता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेसिकली जब हम स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर या जो वेइंग मशीन होती है, वेइंग मशीन के ऊपर जब हम वेट को तोलते हैं या मान लीजिए खुद का वेट नापते हैं, तब एक्चुअली में वो क्या मेजर करके देता है हमको। एक्चुअली में जो मशीन होती है वो क्या मेजर करती है, आपका वेट मेजर करती है कुछ और, वो मेजर करती है बेसिकली बच्चों नॉर्मल फोर्स। वो आपका वेट मेजर नहीं करती, जो वेइंग मशीन होती है वो आपका वेट मेजर नहीं करती। अब आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, वेइंग मशीन का नाम ही वेइंग मशीन है क्योंकि वो वेट मेजर करती है। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो, वो आपका वेट मेजर नहीं करती, आप कितना नॉर्मल फोर्स लगा रहे हो उसके ऊपर वो मेजर करती है। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए आप खड़े, ठीक, आपका वेट आ गया 40 kgf, ठीक है, मतलब उस पॉइंटर ने दिखाया 40 तो आपको पता पड़ेगा 40 kgf आ गया। अब मान लीजिए मैंने आपके ऊपर 10 किलो का ब्लॉक रख दिया, 10 किलो का ब्लॉक रख दिया, तो अब वो कितना दिखाएगा मशीन, क्या 50 दिखाएगा, क्या 50 दिखाएगा, क्यों दिखाएगा 50, आप समझ में आया, क्योंकि आपका वेट क्या 50 है, नहीं आपका वेट तो 40 है, लेकिन अब क्योंकि आप ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो मशीन पे, इसलिए मशीन की रीडिंग बढ़ गई। आया समझ में, ध्यान से देखना बच्चों। मान लीजिए एक हैंडसम लड़का खड़ा हुआ है, हैंडसम लड़का खड़ा है, उसका वेट मेजर करना है उसको, तो मास m है, मास कितना है m, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं किसका बच्चों, मशीन का, तो मशीन के ऊपर फोर्स लग रहा है नॉर्मल फोर्स नीचे की तरफ, और आदमी के ऊपर नॉर्मल फोर्स का लग रहा है, मैन के ऊपर जो नॉर्मल फोर्स लगेगा क्या वो ऊपर की तरफ लगेगा, तभी तो एक्शन रिएक्शन पेयर हो नहीं है, एक्शन रिएक्शन पेयर। मैन के ऊपर नॉर्मल लगा, मैन के ऊपर नॉर्मल लगा ऊपर के डायरेक्शन में, और मशीन के ऊपर नॉर्मल लगा नीचे के डायरेक्शन में। क्लियर, चलिए अब हम देखेंगे कि मैन के ऊपर ग्रेविटी लग रही होगी, मैन के ऊपर ग्रेविटी लग रही है mg, मैन के ऊपर ग्रेविटी लग रही है mg, तो n की वैल्यू निकालेंगे, मैन रेस्ट पे मतलब n इक्वल टू mg। तो हमें जो नॉर्मल मेजर हुआ वो क्या, ये नॉर्मल है जो मशीन पे रीडिंग शो हो रही होगी, मशीन पे जो रीडिंग शो हो रही होगी, राइट। अब हमारी मशीन ऐसी कैलिब्रेटेड होती है, जैसे मान लीजिए आपने 400 न्यूटन फोर्स लगाया, तो वो g से डिवाइड करके आपको आंसर दे देती है, ठीक है। इसका मतलब वो हमेशा आपको kg में रिजल्ट दे देती है, kgf में रिजल्ट देती है, किलोग्राम फोर्स में, ठीक बात। चलिए तो अगर आप 400 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो या 40 kgf का फोर्स लगा रहे हो, तो ये रीडिंग शो करेगी आपको 4040। क्लियर बात है, चलिए अब ध्यान से देखो बच्चों, मान लीजिए मैंने 20 kg की बुक्स दे दी आपको और आपका वेट है 40 kg, अब रीडिंग कितनी होगी, हाँ अब रीडिंग बढ़ जाएगी बच्चों, क्योंकि अब देखो नॉर्मल, अगर मैं मशीन के ऊपर नॉर्मल लगाऊंगा तो मशीन के ऊपर नॉर्मल लगेगा इधर, और मैन के ऊपर नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ, राइट। मैन के ऊपर नॉर्मल कितना लगेगा, ऊपर की तरफ। अब मैन का जो टोटल वेट हो जाएगा क्या वो 60 kg होगा डाउनवर्ड्स, क्योंकि वेइंग मशीन को थोड़ी पता है कि आपका वेट कितना है और आप उसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो वो कितना है। वेइंग मशीन तो यही सोचेगी कि जितना फोर्स आपने और आपके पास जितनी भी चीजें हैं उसने एक्सर्ट करा है वो आपका वेट हो गया वेइंग मशीन के हिसाब से। क्लियर, चलिए तो यहां पर जो n आएगा वो आएगा 60 kgf या फिर बोलो 600 न्यूटन। तो आई होप आपको किलोग्राम फोर्स न्यूटन में रिलेशन समझ में आया है, और क्यों हम वेट को अभी तक बचपन से लेके अभी तक गलत पढ़ते आए हैं, केजी 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 केजी, केजी मास होता है, केजी वेट नहीं होता, केजीएफ किलोग्राम फोर्स, और आई कैन से न्यूटन होता है वेट। आया समझ, क्लियर है। अब देखो तो आइए दोस्तों देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एपरेंट वेट। मान लीजिए एक एलिवेटर है जो रेस्ट पे है, राइट। अब यहां पर दो सुंदर स्त्री खड़ी हुई, दो सुंदर स्त्री खड़ी हुई है, एक ये और एक ये। आपको देख रखा होगा
कि मान लीजिए ये जो है ये थोड़ी सी मोटी दिख रही है, थोड़ी सी मोटी दिख रही है, और ये थोड़ी सी स्लीक है, ठीक, थिन है ना, ऐसे मान लीजिए कि इसका वेट ज्यादा है, इसका वेट कम है, ठीक। लेकिन आपने लगा ली कंपटीशन किसकी, कि जिसका वेट कम होगा वो जीत जाएगा, जिसका वेट कम होगा, मशीन जिसका वेट कम शो करेगी वो जीत जाएगा। अब लड़कियों में तो बहुत वैसी कंपटीशन होती है, हाँ इसका वेट ज्यादा, इसका वेट कम, इसने मुझे मोटी बोला, तो ये मोटी है, ये फैक्ट है, मान लो। अब देखो, लेकिन इसने क्लासेस अटेंड कर रखी है फिजिक्स के वनडे की। कौन से अटेंड कर रखी है बच्चों? फिजिक्स के वनडे क्लास अटेंड कर रखी है, इसने अटेंड कर रखी है फिजिक्स के वनडे क्लासेस। और ये जो पतली लड़की है ये कॉमर्स बैकग्राउंड से, ऐसा होगा, ठीक बात। चलिए अब हम कैसे फिजिक्स की हेल्प से होनी को अनहोनी कर देंगे, जज्बात बदल देंगे, सब कुछ बदल देंगे हम, देखना आप ध्यान से। मान लीजिए पहले इन्होंने कंपटीशन लगा दी कि भाई जीतेगा तो वो जो ज्यादा वेट की होगी वो हार जाएगी, और जो जीतेगा वो कम वेट का होना चाहिए। वेट क्या होना चाहिए? कम। कौन बताएगा वेट? ये मशीन बताएगी। कौन बताएगा वेट? मशीन बताएगी। अब ध्यान से, इसने बोला पहले तू जा, तो मान लीजिए ये इधर खड़ी हुई है, जैसे ही ये खड़ी हुई, इसने, समझदार ने, जिसने फिजिक्स की वनडे क्लास अटेंड करी थी, इसने एक्सीलरेट करवा दिया ऊपर, लिफ्ट का बटन दबा दिया ऊपर, तो लिफ्ट चलने लगी ऊपर, लिफ्ट एक्सीलरेट करने लगी ऊपर, ठीक। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ये पतली वाली बॉडी का, कॉमर्स वाली लड़की का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? एक लग रहा है mg, एक लग रहा है mg, और एक लग रहा है नॉर्मल, बस दो ही फोर्स लग रहे हैं, करेक्ट। लेकिन क्योंकि ये सिस्टम एक्सेलरेटेड है, तो एक्सेलरेशन इसमें भी आ जाएगा, ए ऊपर देखो, एक्सेलरेशन ए आ गया। अगर एक्सेलरेशन ए आ गया, इसका मतलब नेट फोर्स आ जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट ध्यान रखना दोस्तों, मुझे बताओ ये जो मशीन होती है, वेइंग मशीन होती है, ये वेट मेजर करती है नॉर्मल? ये नॉर्मल मेजर करती है। अभी हमने देखा है क्या मेजर करती है? नॉर्मल मेजर करती है। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऊपर, इसका मतलब क्या नेट फोर्स भी ऊपर होगा? हाँ, तो जाएगा n माइनस mg बाय m, तो कितना हो गया? ma इक्वल्स टू n माइनस mg, n की वैल्यू हो गई mg प्लस a, mg प्लस a, ये मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 2। चलिए, आपको ऐसा नहीं दिख रहा जो एक्चुअल वेट होता है mg होता है, लेकिन यहाँ पे कितना है? mg प्लस a। ये रीडिंग कौन शो करेगा? नॉर्मल। कौन शो करेगी? वेइंग मशीन, mg प्लस a, ठीक बात, ओके। अब क्या हुआ सेकंड केस में ये खुद चढ़ गई यहाँ पे वेइंग मशीन पे। वो बोलती चलो, कॉमर्स वाली बोलती चलो मेरा काम हो गया, अब आप आ जाओ, आपका वेट नापते हैं। तो ये चढ़ गई। जैसे ही ये चढ़ी, इसने नीचे का बटन दबा दिया, मतलब लिफ्ट ऑफ एक्सेलरेट नीचे करने लगे, लिफ्ट ऑफ एक्सेलरेट नीचे करने लगे। बच्चों ध्यान से देखो, अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, मैं काले काले बाल, नीली नीली आंखें और लाल लाल होठ, ठीक। तो आपको दिखेगा कि ये जो है खतरनाक दिखने वाली, इसके ऊपर नॉर्मल लग रहा है ऊपर, mg लग रहा है नीचे, और एक्सेलरेट का हो रही है नीचे। मुझे पता है जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उसी डायरेक्शन में क्या नेट फोर्स होता है। हाँ, इसका मतलब एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेट फोर्स बाय मास mg माइनस नॉर्मल बाय m, mg माइनस नॉर्मल बाय m। तो देखो ये कितना जाएगा? ma इक्वल्स टू mg माइनस n, तो n की वैल्यू कितनी आएगी? mg माइनस a, mg माइनस a, मतलब एक्चुअली में उसका वेट mg था, लेकिन जैसे वो नीचे एक्सेलरेट करने लग गई, क्या वो mg माइनस a हो गया? क्या वो mg माइनस a हो गया? हाँ बच्चों, g माइनस a हो गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा
कि इसका वेट एक्चुअल वेट से कम आएगा और बेचारी इसका वेट एक्चुअल वेट से ज्यादा आ जाएगा। तो हो सकता है अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू सपोर्ट कर गई तो ये फिजिक्स के फंडे वाली मोटी होने के बावजूद भी कंपटीशन जीत जाए, अपने आप को पतला साबित कर दे। उसके लिए आना चाहिए आपको फिजिक्स, और फिजिक्स सिखाएंगे हम फिजिक्स के फंडे में। क्लियर है बच्चों? अब कुछ बच्चे इस कॉन्सेप्ट को मिसकंसेप्शन मान के रट लेते हैं। कैसे रट लेते हैं? और रटने के बाद वो हो जाते हैं ट्रैप। क्या हो जाते हैं बच्चों? ट्रैप। मैं आपको सारे ट्रैप्स से बाहर निकाल के लाता हूं, पहले ये आप कॉपी कर लीजिए। तो आइए बच्चों देखते हैं हमें एग्जामिनर ट्रैप कैसे कर सकता है इन प्रॉब्लम्स में। मैंने आपको दो केस बच्चे हैं बच्चों, एक जिसमें एक्सेलरेशन ऊपर था, दूसरा केस जिसमें एक्सेलरेशन नीचे था। राइट? एक्सेलरेशन ऊपर था जब नॉर्मल आया था mg+a, और जब एक्सेलरेशन नीचे था तब आया था mg-a। क्लियर है? चलिए अब मान लीजिए उन्होंने बोला कि लिफ्ट मूव कर रही है ऊपर। लिफ्ट कैसे मूव कर रही है? ऊपर। तो बच्चों बताओ जो नॉर्मल फोर्स होगा वो mg+a होगा या mg होगा या mg- होगा? क्या ये करेक्ट है या नहीं? बेसिकली द आंसर इज इट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। इट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। फिर से पढ़ लो ध्यान से, यहां पर मूविंग बॉडी है अपवर्ड्स। ठीक है? इसका मतलब तीन केस पॉसिबल हैं। या तो अपवर्ड मूव करे विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। मूव कर रही है मतलब वेलोसिटी ऊपर है, मूव कर रही है मतलब वेलोसिटी ऊपर है। इसका मतलब इट इज मूविंग विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। इफ इट इज मूविंग विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन ऊपर है। बॉडी मूव ऊपर कर रही है, एक्सेलरेशन भी ऊपर है। इस केस में जो नॉर्मल होगा वो होगा mg+a। mg+a। क्लियर? दूसरा केस हो सकता है वो मूव ऊपर करे कांस्टेंट स्पीड से। स्पीड क्या हो उसकी? कांस्टेंट। अगर मेरी स्पीड कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन 0, तो मेरा n आ जाएगा mg। ऊपर मूव करने के बावजूद वेट में कोई वेरिएशन नहीं हुआ। थर्ड केस, वो ऊपर मूव कर रही है विद डिक्रीजिंग स्पीड। अब क्या होगा? अगर बॉडी मूव कर रही ऊपर और स्पीड हो रही डिक्रीज, मतलब क्या एक्सेलरेशन नीचे है? मतलब मेरा नॉर्मल हो जाएगा mg-a। बच्चों बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट, मस्त पॉइंट। मैंने आपको पूरी जी जान लगा के सब कुछ समझाने की कोशिश कर दी। किस केस में mg आता है, किस केस में mg+ आता है, किस केस में mg-a आता है। ठीक बात? अब मान लीजिए कि ये लिफ्ट में एक पेंडुलम होता ऐसा, ठीक, जिसका मास m है, टेंशन t। तो बेसिकली जो कहानी यहाँ नॉर्मल के लिए थी वो वहां पे टेंशन की हो जाएगी। सेम चीज, मतलब यहां पे भी टेंशन आ जाएगा mg, राइट? टेंशन कितना जाएगा mg। ठीक बात? अब वापस से आते हैं हमारे केस 2 पे। अगर मान लीजिए बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो फिर 3 केस बनेंगे। डाउनवर्ड में भी 3 केस बनेंगे। 3 केस कौन कौन सा? एक तो डाउनवर्ड मूव करे विद इंक्रीजिंग स्पीड। अगर नीचे मूव कर रही है और स्पीड इंक्रीज हो रही है, क्या मतलब एक्सेलरेशन सपोर्ट कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन नीचे है, स्पीड क्या हो रही है बच्चों? नीचे जाते जाते इंक्रीज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड। अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो आपको पता है जो नॉर्मल या टेंशन होगा वो क्या mg- होता है, करेक्ट? अगर स्पीड कांस्टेंट है तो जो नॉर्मल या टेंशन होगा वो क्या mg होगा। क्लियर? लास्ट पॉइंट, स्पीड घट रही है, मतलब पार्टिकल नीचे जा रहा है और नीचे जाते जाते उसकी स्पीड क्या हो रही है बच्चों? डिक्रीज। स्पीड हो रही है डिक्रीज।
अगर नीचे जाते जाते स्पीड डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऊपर होगा, एक्सेलरेशन ऊपर होगा, एक्सेलरेशन ऊपर है मतलब कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन ऊपर अप। तो मेरा इस केस में टेंशन या नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी mg+a। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, मोशन से डिफाइन मत कर देना, मोशन से आइडेंटिफाई मत कर देना, एक्सेलरेशन देखना। अगर एक्सेलरेशन ऊपर तो mg+a, एक्सेलरेशन नीचे तो mg-a। सिंपल, क्लियर है बच्चों? आइए दोस्तों इक्विलिब्रियम पे बेस्ड एक लेते हैं अच्छा एल्टीट्यूड, राइट? चलिए क्या गिवन है हमें? A chain of mass m attached at A and B of two fixed walls due to weight, a sag is there in the chain. Sag मतलब क्या होगा? मान लो चेन है, अब वो वेट की कारण नीचे की जाएगी तो आपको देखना होगा ये शेप ऐसा होगा, इसको सेकंड, ठीक है? सेकंड, a sag is there in the chain such that point A and B makes an angle theta normal to the wall, ठीक है? मान लीजिए ये एंगल कितना है? मान लीजिए पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये वॉल के नॉर्मल से ये एंगल थीटा बना रहा है, ये एंगल थीटा है, सिमिलरली ये एंगल थीटा है, ठीक है? चलिए चेन का पूरा मास m है, आपको निकालना है, you have to find the tension at point A and B and at the midpoint, ठीक है? चलिए सबसे पहले आपको पता पड़ेगा एक चीज कि इसका पूरा मास m है, तो ग्रेविटी लग रही होगी बच्चों नीचे क्या लग रही होगी? ग्रेविटी। और इस पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे टेंशन निकालना है, टेंशन ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ऑफ रोप और चेन और बॉडी, ठीक? तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो लाइन है ये लाइन ऑफ टेंशन होगा, इसके अलाउंग टेंशन लगा होगा। इस टेंशन के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक होगा एक्स कंपोनेंट, एक होगा वाई कंपोनेंट, ठीक है? अगर मैंने टेंशन टी बनाया, अगर मैंने टेंशन टी बनाया बच्चों, तो उसके दो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। दो कंपोनेंट किस बनेंगे? ये जब t cos थीटा एंड दिस विल बी t sin थीटा। सिमिलरली यहां पे दो फोर्सेस बने, एक होगा t cos थीटा, एक होगा t sin थीटा। सिमेट्रिकल है तो दोनों तरफ टेंशन बराबर होंगे। अब देखो ध्यान से, ये t cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या लगा होगा? mg वेट। तो आपको ऐसा लग रहा है ये t cos t sin थीटा, t sin थीटा, 2t sin थीटा, 2t sin थीटा इक्विलिब्रियम लगा रहा है y डायरेक्शन में। नेट फोर्स समेशन ऑफ नेट फोर्स इन y डायरेक्शन शुड बी 0, इक्विलिब्रियम इन y डायरेक्शन, दैट इज इक्वल्स टू m into g। मतलब हमारा टेंशन कितना है? टेंशन एट पॉइंट A इज इक्वल्स टू टेंशन एट पॉइंट B इक्वल्स टू mg by 2 sin थीटा, mg by 2 sin थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन एट पॉइंट A and B, ठीक? अब एक चीज और पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? देयर आस्किंग अ टेंशन एट द मिड पॉइंट, मतलब यहां पर टेंशन। आपको पता है अगर स्ट्रिंग मासलेस होती, मासलेस होपलेस नहीं, अगर स्ट्रिंग मासलेस होती तो क्या मैं टेंशन सेम मानता हूं, लेकिन यहां पर मास है, इसका मतलब मान लो टेंशन तीनों, टेंशन कितना है? टेंशन तीनों, रैंडम मान लो। क्या टेंशन हमेशा अलोंग द लाइन होता है? जिस डायरेक्शन में स्ट्रिंग होगी उस डायरेक्शन में टेंशन होगा। तो यहाँ पे अगर मैं स्लोप निकालूं, स्लोप, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि टेंशन इधर होगा, T0 ऐसा होगा टेंशन एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या होगा? अलोंग द स्लोप। यहाँ पे टेंशन क्या था? अलोंग द स्लोप। क्लियर? चलो तो आपको समझ में आ गया कि अलोंग द स्लोप टेंशन होगा, अलोंग द स्लोप टेंशन होगा। ओके, हमें पता है कि एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, राइट? क्यों? क्योंकि ग्रेविटी लगा रही है वाई डायरेक्शन में फोर्स, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस क्या हर पॉइंट पे सेम होना चाहिए? हर पॉइंट पे सेम होना चाहिए, बस एंगल हर पॉइंट पे चेंज होता जाएगा। एंगल हर पॉइंट पे क्या होगा? चेंज। तो आपको एक समझ में आ गई कि ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, क्या वो हर डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम ही होगा? अच्छा, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ? T इक्वल्स टू T0 इंटू कॉस थीटा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस क्या कर दिए मैंने?
सेम कर दी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की फोर्स क्या करती है बच्चों, सेम कर दी। अब देखो T नॉट इक्वल टू T cos थीटा, T नॉट इक्वल टू T cos थीटा, ये T cos थीटा यहाँ पे आ गया T cos थीटा, T नॉट इक्वल टू T cos थीटा, ठीक बात। अच्छा T की वैल्यू हमें पता है, ये देखो T की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ पे जाएगा T नॉट इज इक्वल टू T की वैल्यू पुट कर दो mg बाय 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, तो मेरा आंसर आ गया mg बाय 2 sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा 2 tan थीटा, सिंपल। आया समझ में? अच्छा प्रॉब्लम है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। पहचान कफन से नहीं होती दोस्तों, लाश के पीछे का काफिला बयां कर देता है कि रुतबा हस्ती का है। स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। फिजिक्स के फंडे, फिजिक्स के फंडे।